एक गांव के किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि बजट का अर्थ क्या होता है, वो नहीं बता पाएगा। हर एक विद्यालय में कोई ना कोई खामियां है। कहीं चार दीवारी नहीं है, तो कहीं शिक्षक नहीं है, तो कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है, तो कहीं खेलने का मैदान नहीं है। स्वास्थ्य में जाते हैं तो उपकरणों का भारी अभाव, दवाओं का अभाव, डॉक्टरों का अभाव। तो वो जानते हैं कि मेरे गांव में जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है कि नहीं। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हमारे साथ जयराम महतो जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पंचम बजट सत्र में क्या क्या मुद्दे आ रहे हैं और इनसे सवालात भी पूछते हैं। जयराम जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पे असंतुष्टि जताई, उस पे भी हमें टिप्पणी दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि जो अभी बजट पेश होने वाला है इसमें आपके अनुभव से बताइए कि इसमें झारखंड की आम जनता, किसान, छात्र और बेरोजगार उन लोगों के लिए इस बजट में क्या नया आने वाला है। देखिए, तो क्या आने वाला है वो तो मान के चलिए वित्त मंत्री के जहन में होगा, लेकिन क्या आना चाहिए वो हर एक विधायक चाहता है। जब वो क्षेत्र को विजिट करता है, लोगों की समस्याओं को सुनता है, उनसे बातचीत करता है, तो उसके जहन में एक तस्वीर फिट हो जाती है कि इन विषयों पर काम करने से वास्तव में बजट की सार्थकता सिद्ध होगी। तो जैसे मैं गांव गया तो सबसे पहले खराब सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, पुल, जर्जर भवन, गर्मी का दिन आने वाला है, पानी की भारी किल्लत, बिजली कंटिन्यू नहीं रहने से लोगों में आफत। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो शायद ही झारखंड का कोई एक स्कूल ऐसा होगा जहां कह सकते हैं कि हमें और कोई शिकायत या कोई मांग की आवश्यकता नहीं है। हर एक विद्यालय में कोई ना कोई खामियां है। कहीं चार दीवारी नहीं है, तो कहीं शिक्षक नहीं है, तो कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है, तो कहीं खेलने का मैदान नहीं है, तो कहीं बेंच डेस्क नहीं है, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भारी किल्लत है। किसी भी विद्यालय में अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाएं तो संतोषजनक स्थिति इस राज्य की नहीं है। अब स्वास्थ्य में जाते हैं तो उपकरणों का भारी अभाव, दवाओं का अभाव, डॉक्टरों का अभाव। तो कुल मिलाकर बजट अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनता उन चीजों को समझती है। पहला बात तो झारखंड के जनता की अगर हम बात करें तो अधिकांश जनता बजट का मतलब क्या होता है वो जानते नहीं है। तो वो जानते हैं कि मेरे गांव में जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है कि नहीं। बजट किस विभाग को क्या बजट गया, अब किसी से पूछिए, एक सामान्य व्यक्ति से अब चूंकि इंटरव्यू आज सबका हो जाता है, एक गांव के किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि बजट का अर्थ क्या होता है, वो नहीं बता पाएगा। तो वो क्या जानता है कि उनके गांव में क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे हो रहा है, उनका समाधान कैसे हो रहा है, ये वो जानते हैं और वो देख रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो उस अनुरूप अगर सरकार कार्य करती है तो बजट की सार्थकता होगी, और नहीं अगर उस अनुरूप कार्य कर पाती है तो बजट की सार्थकता नहीं हो पाएगी। एसआईआर का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। एसआईआर जैसा कि देखा गया बीते महीनों में बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ। अब झारखंड का भी नाम आ चुका है कि झारखंड में भी एसआईआर होने वाला है। अप्रैल महीने में कह दिया गया है कि अप्रैल महीने में एसआईआर होगा, तैयारी और दस्तावेज कर लीजिए। आप एसआईआर को किस नजर से देखते हैं? देखिए, एसआईआर सुलभ होना चाहिए, किसी व्यक्ति का हक अधिकार छीने नहीं। जो कि बंगाल में वहां के मुख्यमंत्री देखें कि 100 लोग, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो दिल्ली पहुंची, वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें राज्य में कई दिनों चर्चा का विषय बना रहा कि जिनका नाम हटा दिया गया था और वो जीवित हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो एजेंसियां ये कार्य करती हैं या फिर जो कभी स्वतंत्र थी, ऑटोनॉमस थी, उनको केंद्र सरकार ने अपने अधीन किया है, ये कड़वी सच्चाई है। तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके पास आज डेटा है। हम सभी डेटा की गिरफ्त में आ चुके हैं, चाहे आप रहे, हम रहे या बैठे कोई भी, इस दुनिया का कोई भी शख्स रहे, वो डेटा के गिरफ्त में है। तो उस डेटा के आधार पर वो जान लेते हैं किन बूथों में, किन क्षेत्रों में बीजेपी को या फिर उनके गठबंधन को वोट नहीं मिल पा रहा है। तो वहां वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स आए हैं कि वहां पर वो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि झारखंड में तो आवश्यकता है कि जो लोग 2-2 वोटर कार्ड रखे हैं, अन्य राज्यों से हैं, कुछ लोग तो अन्य देशों से भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बारीकी से छटनी होनी ही चाहिए।
और बिल्कुल नीति नियम के साथ होना चाहिए, किसी का हक छीना ना जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप एसआईआर के समर्थक हैं, लेकिन संशोधन से, बिल्कुल। संशोधन से आप समर्थक हैं। अब जेपीएससी में बहुत बड़ा विवाद चला, कुछ छात्रों को हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया। हाईकोर्ट जाने के बाद ही इंसाफ मिल रहा है। जेपीएससी का मुद्दा 2018 में होना चाहिए था, लेकिन 2022 में हुआ। इस पे एक टिप्पणी दीजिए और साथ ही एक भी बात बताइए कि क्या झारखंड निवासियों को अगर सरकार से एक ऐसी चीज पे इंसाफ चाहिए जो मुद्दा होना ही चाहिए, उसके लिए क्या झारखंड सरकार के से सुनवाई के लिए लोगों को हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा, तभी सुनवाई होगी? नहीं, देखिए ये तो चिंता का विषय है। आज मुख्यमंत्री जैसे उन्होंने बयान दिया हम 22 करेंगे, तो जाहिर सी बात है 22 से जिससे लाभ होगा वो अच्छे तो फिर उनकी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हाईकोर्ट जाना ही क्यों पड़ा? इतना तो सिविक सेंस माननीय मुख्यमंत्री में होना चाहिए कि राज्य में सबसे बड़ी परीक्षा जेपीएससी की होती है। इस राज्य के अभ्यर्थी जेपीएससी के इंतजार में बैठे हैं, कई तो बेचारे अब बूढ़े होने लगे हैं। तो सवाल ये बनता है कि इस राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, उस परीक्षा को लेकर राज्य सरकार को गंभीर रहना चाहिए। जब आप जान रहे हैं कि इस राज्य में 8 ही जेपीएससी अब तक हुए हैं, 9वां आप 2026 में ले रहे हैं। अगर गणना की बात करें और गिनती की बात करें तो उसे अब 14 बना दिए, क्योंकि 7 से 10 आपने एक साथ ले लिया था और 11 से 13 आपने एक ही टाइम में लिया था। तो अगर माने तो 9, व्यवहारिक रूप से माने तो 9 जेपीएससी होना है। तो जब 9 जेपीएससी होना है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब जो 17 कमी हो रहा है, यानी 17 साल का अंतर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात उन 17 सालों के अंतर में कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका उम्र सीमा भी प्रभाव करेगा। तो उस लिहाज से अगर पिछली जेपीएससी जिसे हमने 11-13 का नाम दिया है, और अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो जिसे हम 8वीं जेपीएससी कहेंगे, उसमें कट ऑफ जो था एज का अधिकतम वह 1 अगस्त 2017 था। तो उस लिहाज से आप उसके बाद इसे ले रहे हैं तो 18 तक रखना चाहिए था, हार्डली 19 तक आते, लेकिन 22 अभी भी 22 कर दिया गया। 22 भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को झटका लगेगा, उनको वंचित होना पड़ेगा। उनको माननीय मुख्यमंत्री को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। सरकार कुछ योजनाएं लाती हैं, कुछ लाभदायक योजनाएं जो आम जनता के लिए आते हैं, जैसे कि अभी सरकार कुछ मुद्दे लेके आई थी। छात्रवृत्ति योजना होती है, मैया समान योजना होती है, लेकिन जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही हाल में ऐसे छात्र देखने को मिले जो कुछ लोन कार्ड के या फिर अपनी बहन की शादी के पैसे इकट्ठे किए हुए थे, वो उनको भरना पड़ा इस उम्मीद में कि सरकार इस वीडियो को देख के जागेगी और उनको छात्रवृत्ति देगी, ताकि जो कर्जा वो लोग लिए हैं या फिर जो भी पैसे उन्होंने संजोए थे बहन की शादी या किसी भी कार्य के लिए, वो पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। तो छात्रवृत्ति का परेशानी झेलने को मिला। मैया समान योजना में भी सामान्य रूप से सब चीजें देखने को मिली कि कई कई महीनों तक किसी के खाते में पैसे नहीं गए। अचानक से सरकार कुछ करोड़ रुपए का दावा कर देती है कि इतने रुपए हम देंगे। तो ये पैसे कहां से अचानक से आते हैं, और अगर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जब सवाल पूछती है तो सरकार का क्या जवाब रहेगा? क्योंकि राज्य तो नुकसान में दिखता है, फिर भी ये योजनाओं के पैसे कहां से आ जाते हैं? देखिए, ये तो सरकार और माननीय वित्त मंत्री को आइडिया होगा कि वो कहां से और किन तरीकों से कलेक्ट करते हैं कि जब छात्रवृत्ति देने की बात आती है तो केंद्रांश कह के वो रोक दी जाती है, और जब मैया सम्मान योजना को देने की बात आती है तो फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो माने एक ऐसा विषय हम लोग के सामने है जिसका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री को ही देना चाहिए कि भाई ये कैसा चल रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं है और मैया सम्मान योजना है। अगर है तो दोनों, यार नहीं है तो दोनों नहीं है, ना होना चाहिए। अगर एक योजना है और एक योजना के लिए आप खर्च कर पा रहे हैं, दूसरी योजना के लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो है, चिंता का विषय है। और छात्रवृत्ति सच्चाई है, कटु सच्चाई है। मैं हजारों तो नहीं कहूंगा, मिथ्या बोल के फायदा नहीं है, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी मुझसे मिल चुके हैं बोनाफाइड के सिलसिले में, सेमेस्टर फी के सिलसिले में, हॉस्टल लॉज में रहते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, कठिनाई होती है, घर से जो खर्च आता था, स्कॉलरशिप से जो मदद मिलती थी, कुल मिलाकर सभी चीजों को जोड़कर जो अपनी पढ़ाई निकाल लेते थे छात्र, जो अपने जिलों के
मुख्यालय में आकर पढ़ाई करते थे। जैसे धनबाद के गाँव के लड़के धनबाद टाउन में रहने लगे थे, बोकारो के गाँव के लड़के बोकारो टाउन में आके हजारीबाग के कोडरमा इत्यादि क्षेत्रों के लड़के, चतरा के लड़के हजारीबाग टाउन में आके रहने लगे थे। रांची में का आसपास के 3-4 जिलों के बच्चे कंटिन्यूली टाउन रांची में आकर शिफ्ट हो चुके थे। तो उनमें से एक बहुत बड़ी आबादी गाँव वापस लौट रही है। मैं उनसे मिला, मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि सदन जब जाऊँगा तो आप लोग के मुद्दे को मैं पहले रखूँगा, और जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ मैंने पहला मुद्दा उनका ही उठाया। अब मेरा काम, एक विधायक का काम होता है जनहित के मुद्दों को सदन के पटल पे रखना। मैंने जनहित के मुद्दों को सदन के पटल पर रखने का काम किया है। अब राज्य सरकार, उनकी मंशा पर यह निर्भर करेगा कि वो राज्य को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। अगर वो सकारात्मक दिशा में लेकर जाना चाहते हैं तो अविलंब छात्रों की जो छात्रवृत्ति लंबित है उसका भुगतान करना चाहिए। क्या इस मुद्दे को सरकार केवल अपने वोट बैंक के रूप में देख रही है, क्योंकि मैया समान योजना उन महिलाओं को जा रही है जो वोट दे रहे हैं, और छात्रवृत्ति बहुत सारे ऐसे छात्रों को जाते हैं जो अभी वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या ये सरकार इस मुद्दे को नहीं, केवल वोट बिल्कुल बैंक के रूप में देख वोट रही है? बैंक एक महत्वपूर्ण है। उसी का कारण है कि आज वृद्धों को भी आप पेंशन ठीक से नहीं दे रहे हैं, दिव्यांगों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। उनको मालूम है कि दिव्यांग लोग, वृद्ध लोग उतना वोट के समय एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ये तो सोच है, ये मंशा है सरकार की, और उसी मंशा के तहत वो कार्य कर रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक देश के लिए कदापि उचित नहीं है। अब डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार लेके जा रही है, पूरा देश जा रहा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में बिजली की पूर्ति करता है, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन के कारण झारखंड में बिजली कटौती की बहुत भारी समस्या आ गई है। अब डिजिटल मीटर लग गए हैं, और सरकार ने दावा किया कि डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट होगा, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रहा है, और बिजली दिन रात, समय सीमा नहीं है इसमें, बिजली कभी भी काट दी जा रही है। और इससे बिजली कट जाने से बहुत सारे मरीज घर पे रहते हैं, छात्र रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, एग्जाम आया रहता है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, कोई कारण नहीं बताया जाता, और बिजली काट दी जाती है। और बिजली का भुगतान जब करना होता है तो ऑफिस की समय सीमा है, उसी में आप भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ले नहीं रही है, कैश पेमेंट करवाने पे मजबूर किया जा रहा है। इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि ये आने वाले दिनों में, खासकर गर्मी में, जो बिजली की समस्या होगी, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या और एक चुनौती बनकर राज्य सरकार के सामने आएगी। और इसमें कई कारण है। बिजली आम व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं हो पाता है, और वही बिजली उद्योग के लिए, उद्यमियों के लिए तथा अन्य सेक्टर जो सक्षम है, उनको कुशलता पूर्वक, सरलता पूर्वक पहुंचा दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से समान होना चाहिए, सबके लिए समान नजर से होना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए। अभी आप इस राज्य में कई ऐसे प्लांट हैं जो बिजली का सप्लाई दूसरे देशों को कर रहे हैं, जैसे गोड्डा में ही अडानी प्लांट, वो 100% बिजली बांग्लादेश को भेज रही है। जमीन झारखंड का, श्रम झारखंड का, और हमें ना देकर सीधा वो बांग्लादेश को दे रही है। तो इन चीजों पे भी राज्य सरकार को वार्ता करनी चाहिए, उस पर एक सोचना चाहिए राज्य सरकार को। और ये बिजली का जो बिल आता है, लग रहा है हमें अब एक न्यूज बनाना होगा कि बिजली का बिल जो आता है उसको समझने के लिए, क्योंकि आम जनता को व्हाट्सएप पे बिल भेज देते हैं और उसमें इतने टर्म्स रहते हैं, इतने सारी चीजें लिखी रहती है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस चीज के लिए कितना यूनिट उठ रहा है, हर यूनिट पे कितना चार्ज कट रहा है, टोटल कितना चार्ज कट रहा है। और वो इतना बिल आ जाता है कि आम जनता परेशान रहती है, उस बिजली बिल को भी समझ नहीं पाती है, और उसके लिए उनको दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात, इसके लिए विभाग को एक सेमिनार लगाना चाहिए, या फिर गांव में जाकर, एक पंचायत भवन में जाकर बैठक बुलानी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था। बिल्कुल सच्चाई है, डिजिटल बेसिक हमें एक अलग दुनिया में लेकर जाएगा, हमें एक विकसित क्षेत्र की ओर लेकर जाएगा, लेकिन उसका नुकसान भी है। ग्रामीण वो लोग जो आज भी आधुनिकता से दूर हैं, आधुनिकता में उनका समावेश नहीं हो पाया है, उनको नुकसान होगा। और झारखंड की मैक्सिमम आबादी अभी भी आधुनिकता से पीछे है। आज भी वो उस बिल के जो दांव पेच हैं, बिल में जो उनको त्रुटियां होती हैं, या फिर बिल में जो चीजें उनके सामने रखी जाती हैं, उनको मुझे लगता है समझ से उनके परे होता है। तो इसके लिए
प्रत्येक पंचायत भवन में शिविर लगना चाहिए और उनको जागरूकता करनी चाहिए, उन्हें जानकारी देनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे जयराम महतो जी। इनसे और भी सवालात हैं हमारे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। इतनी बातें इन्होंने कही, जिन बातों पे मुद्दे तो हैं, सरकार से सवाल भी सीधे हैं कि इन सब चीजों के कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। हम इस सत्र के दौरान लगातार बने रहेंगे और हर विधायक, हर मंत्री से सवाल पूछेंगे। आपके साथ के सवालों को लेके हम इन तक पहुंचेंगे और इनके जवाबों को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड का।